नमस्कार। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के विषय में बात कर रहे हैं। ये जो युद्ध हुआ ये 1790 से 1792 तक चला। हालांकि मार्च 1784 में टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य मंगलौर की संधि हो चुकी थी, लेकिन युद्ध का ये जो दौर था ये पूरी तरह से अनिश्चित सिद्ध हुआ और दोनों ही पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध आशंकित थे युद्ध की संभावनाओं को लेकर। अंग्रेज जो थे वो चाहते थे कि इस संधि के माध्यम से उन्हें थोड़ा युद्ध विराम मिल गया है और दूसरे आक्रमण के लिए वो तैयारी कर सकते हैं। इसी दौरान 1784 में पिट्स इंडिया अधिनियम जो है वो पारित किया गया और उसमें निश्चित कर दिया गया था, स्पष्ट कर दिया गया था कि कंपनी कोई भी नया प्रदेश जीतने का प्रयत्न नहीं करेगी। लेकिन फिर भी इस वक्त जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने निज़ाम और मराठों से मिलकर टीपू सुल्तान के विरुद्ध एक त्रिदलीय संगठन 1790 में स्थापित किया ताकि टीपू सुल्तान की शक्ति को समाप्त किया जा सके। टीपू को भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध पूरी तरह से अवश्य होना प्रतीत होता था, इसलिए टीपू सुल्तान ने भी युद्ध की तैयारी करना प्रारंभ कर दिया। उसने तुर्कों से सहायता प्राप्त करने की कोशिश की। उसने अपने प्रतिनिधि मंडल भेजे कुस्तुनतुनिया में। फ्रांस से भी सहायता प्राप्त करने की कोशिश की। उसने फ्रांस में भी एक दूत मंडल भेजा था, लेकिन उसके जो प्रयास थे पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए और असफल सिद्ध हो गए। उसके पश्चात बहुत से कारण थे जिनकी वजह से लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध का प्रारंभ हुआ। टीपू सुल्तान दक्षिण भारत से अंग्रेज़ों को पूरी तरह से निकालना चाहता था। दूसरी तरफ से अंग्रेज़ भी टीपू की शक्ति को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते थे। अंग्रेज़ों ने निज़ाम को अपनी तरफ करने के लिए उसे गुंटूर का प्रदेश जो पहले ले लिया था वो प्रदान कर दिया था, लेकिन कॉर्नवालिस चाहते थे कि गुंटूर का प्रदेश जो है उन्हें वापस मिल जाए। निज़ाम जो था वो गुंटूर का प्रदेश लौटाने के लिए तैयार भी हो गया था, लेकिन वो चाहता था कि बदले में उसे मैसूर के प्रदेश जो हैदर अली ने उसे छीन लिए थे वो उसे वापस प्रदान कर दिए जाए। तो निज़ाम जो था उसको अंग्रेज़ों ने इस शर्त पर ब्रिटिश सेना की सहायता देना स्वीकार किया कि निज़ाम इस सेना का उपयोग अंग्रेज़ों के मित्रों के विरुद्ध नहीं करेगा, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी जो है हस्तक्षेप की नीति पर चल रही थी। एक सूची भी दी गई उससे, मित्रों की सूची, जिसमें टीपू सुल्तान का नाम कहीं भी लिखा हुआ नहीं था। तो अंग्रेज़ों ने इस तरह से कूटनीति के माध्यम से निज़ाम को परमिशन दे दी कि वो अंग्रेज़ी सहायता से मैसूर पर आक्रमण करके अपने प्रदेश जो है वो पुनः प्राप्त कर ले। टीपू सुल्तान को जब सूचना मिली कि निज़ाम और अंग्रेज़ों के बीच में एक समझौता हो गया है, तो उसने भी सहायता लेने की कोशिश की कुस्तुनतुनिया के तुर्क सुल्तान से, फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट से, और उसके इन प्रयासों की वजह से अंग्रेज़ जो थे वो पूरी तरह से चौकन्ने हो गए। कॉर्नवालिस जो था उसने मराठों का सहयोग और दूसरी शक्तियों का सहयोग भी प्राप्त करने की कोशिश कर दी थी। एक तरह से त्रिगुट का निर्माण उसके द्वारा कर दिया गया था। इस समय एक घटना हो गई थी जिसे इस युद्ध के तात्कालिक कारण के रूप में माना जाता है। वो ये था कि टीपू का जो था वो त्रावणकोर के शासक से झगड़ा प्रारंभ हो गया था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि त्रावणकोर के जो शासक थे उसने डच लोगों से कोचीन रियासत में स्थित चैकोटे और क्रगानूर, ये जो दो टापू हैं, ये खरीदने का प्रयत्न किया। टीपू कोचीन रियासत को अपने अधीन मानता था, इसलिए उसने त्रावणकोर के इस प्रयत्न को स्वीकार नहीं किया। उसे लगा कि ये उसकी सत्ता में हस्तक्षेप एक तरह का, इसलिए टीपू ने त्रावणकोर के राज्य पर अप्रैल 1790 में आक्रमण कर दिया और उसके इस आक्रमण की वजह से युद्ध का प्रारंभ हो गया। अंग्रेज़ों ने त्रावणकोर के शासक का पक्ष लिया था क्योंकि उनके बीच इस तरह की संधि 1784 में ही हो चुकी थी। कॉर्नवालिस ने एक बहुत बड़ी सेना भेजी जिसकी सहायता से टीपू पर आक्रमण किया गया, और ये जो आक्रमण था इसके दौरान अंग्रेज़ों को सफलता प्राप्त हुई। और इस आक्रमण के दौरान आक्रमण करते करते जो सेनाएं थी अंग्रेज़ों की, वो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम तक, वहाँ तक पहुँच गई थी। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि अंततः टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों के साथ में श्रीरंगपट्टनम की संधि करने पर बाध्य होना पड़ा।
ये जो संधि थी ये मार्च 1792 में संपन्न हुई थी और इस युद्ध में पूरी तरह से टीपू सुल्तान को पराजय का सामना करना पड़ा। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो थी उसके अनुसार टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को प्रदान करना पड़ा। युद्ध की क्षतिपूर्ति के तौर पर 3 करोड़ 30 लाख रुपया अंग्रेजों को देने का वचन दिया गया। चूँकि इतना धन नहीं था टीपू सुल्तान के पास में, तो आधे धन के बदले में टीपू के पुत्रों को बंधक बनाकर अंग्रेजों के पास में रखा गया। इस युद्ध के दौरान अंग्रेजों को डिंडुगुल, सैलम और मलाबार ये 3 जिले प्राप्त हुए। निज़ाम को कृष्णा और पन्ना नदियों के बीच का जो क्षेत्र था वो इस युद्ध के बाद में मिला और मराठों को पश्चिमी कर्नाटक का क्षेत्र मिला। क्योंकि इस युद्ध के पूर्व जो संधि हुई थी अंग्रेज, निज़ाम और मराठों के बीच में, उस संधि में निश्चित किया गया था कि टीपू के राज्य को ये तीनों शक्तियां मिलकर आपस में बांट लेगी। मराठों को भी इस राज्य का आधा हिस्सा दिया जाएगा और बाकी हिस्सा जो है वो निज़ाम को दे दिया जाएगा। तो इस तरह से इस त्रिगुट का निर्माण हुआ था, जिसकी सम्मिलित शक्ति के सम्मुख टीपू सुल्तान की सेनाएं टिक नहीं पाई और उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। तो कॉर्नवालिस ने मराठों और निज़ाम के साथ इस तरह का जो समझौता किया था उसके पालन के तहत ये तमाम क्षेत्र जो थे वो निज़ाम और मराठों को प्रदान किए थे। युद्ध के दौरान टीपू की सेना के जो यूरोपीय सैनिक थे उन्होंने टीपू सुल्तान को धोखा दिया और शत्रु की सेना के साथ में मिल गए और इन्हीं सब कारणों की वजह से टीपू सुल्तान को युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। इस वक्त यदि अंग्रेज चाहते तो संपूर्ण मैसूर को अपने अधिकार में कर सकते थे, लेकिन कॉर्नवालिस ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे लगता था कि अगर संपूर्ण मैसूर को अंग्रेज अपने अधिकार में कर लेंगे तो निज़ाम और मराठों को, जैसा कि संधि के तहत निश्चित किया गया था, बहुत बड़ा प्रदेश उन्हें प्रदान करना पड़ता। इसके संबंध में कॉर्नवालिस ने एक वक्तव्य दिया था। वो ये था कि हमने अपने मित्रों को बिना बहुत शक्तिशाली बनाए अपने दुश्मन को बुरी तरह से निर्बल कर दिया है। तो ये जो तृतीय अंग्रेज मैसूर संघर्ष था वो श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ में समाप्त हुआ, जिसके तहत बहुत सारा क्षेत्र जो था मैसूर राज्य का वो निज़ाम, अंग्रेज़ों और मराठों ने आपस में बांट लिया। बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण क्षेत्र था। टीपू सुल्तान को इस युद्ध में बहुत क्षति हुई, बहुत मुश्किल से वो अपने राज्य को बचा पाया और इस तरह से थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध का समापन हुआ। लास्ट और अंतिम जो युद्ध हुआ है, चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, वो 1799 में हुआ है और उस युद्ध के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि काफ़ी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के गवर्नर जनरल माने जाते हैं, जिनके समय में बहुत से राज्यों के विरुद्ध अभियान किया गया था और मैसूर के विरुद्ध भी निर्णायक अभियान जो किया गया वो 1799 में किया गया और उसके पश्चात मैसूर का जो राज्य था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। चतुर्थ जो मैसूर युद्ध था अंग्रेज़ों के साथ में जो हुआ था 1799 में, ये युद्ध अंतिम और निर्णायक संघर्ष था अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच में। इसी दौरान 1796 में मैसूर के शासक की मृत्यु हो गई थी और उसके पश्चात टीपू ने उसके पुत्र को गद्दी पर नहीं बिठाया। तो एक तरह से टीपू सुल्तान जो है वो पूरी तरह से वहाँ के शासक हो गए थे। इसी दौरान यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध चल रहा था। टीपू सुल्तान ने बहुत सारे देशों में अपने राजदूत भेजे थे, काबुल, कुसुनतुनिया, अरब, मॉरिशस, इन सभी देशों में उसने अपने राजदूत भेजे। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को संगठित किया, उससे फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। फ्रांसीसी क्रांति ने उसे बहुत प्रभावित किया। उसने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए बहुत सारे फ्रांसीसी अधिकारी नियुक्त किए। यही नहीं, टीपू जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना और उसने स्वयं को नागरिक टीपू भी कहा। तो इस तरह से टीपू की जो गतिविधियां थी जो फ्रांस के समर्थन में थी वो अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आई। लॉर्ड वेलेस्ली जो पूरी तरह से साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के थे, उन्होंने टीपू के पास में सहायक संधि स्वीकार करने का प्रस्ताव 1799 में भेजा और जब टीपू ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो लॉर्ड वेलेस्ली ने 22 फरवरी 1799 को टीपू सुल्तान के विरुद्ध बाकायदा युद्ध की घोषणा कर ली। इस युद्ध के दौरान वेलेस्ली ने
इस युद्ध से पूर्व ही निज़ाम को अपनी तरफ मिला लिया था, निज़ाम के साथ में एक सहायक संधि कर ली थी। इसी प्रकार से मराठों को अपनी ओर बनाए रखने के लिए ये घोषणा की गई कि टीपू के प्रदेश का कुछ भाग पेशवा को प्रदान कर दिया जाएगा। मैसूर के हिंदू शासक जो थे, मंत्री थे और टीपू की सेना के बहुत सारे अफसरों को अंग्रेज़ों ने अपनी तरफ से मिला लिया था। बहुत सारे अफसरों ने इस युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध विश्वासघात किया था और इस युद्ध के दौरान टीपू का पूरी तरह से पतन हो गया था और जो राज्य का अधिकांश हिस्सा जो है वो कंपनी के साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। कोयम्बटूर, धारापुरम, कोकीनाडा और श्रीरंगपट्टनम के आसपास का प्रदेश जो है कंपनी के साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। कुछ हिस्सा जो था वो निज़ाम को प्रदान किया गया और जो छोटा सा राज्य बचा था वो मैसूर के वाडियार वंशी शासक के वंशज को प्रदान कर दिया गया। उस वक्त जो शासक थे कृष्णराज वाडीराज तृतीय, जो कि 2 वर्षीय थे, उनके साथ में एक संधि की गई, सहायक संधि की गई मैसूर के शासक में। मैसूर के राज्य की रक्षा के लिए वहाँ अंग्रेजी सेना तैनात की गई। सेना के व्यय के लिए मैसूर राज्य 7 लाख रुपया प्रतिवर्ष अंग्रेज़ों को प्रदान करेगा। इसके अलावा अंग्रेज़ों के सिवाय किसी अन्य विदेशी को मैसूर राज्य में नौकरी पर नहीं रखा जा सकेगा और ना ही किसी दूसरे राज्य से अंग्रेज़ों की स्वीकृति के बिना मैसूर राज्य पत्र व्यवहार कर सकेगा। और एक प्रावधान ये भी रखा गया कि अगर मैसूर राज्य में कुशासन होगा तो कंपनी मैसूर के शासन को अपने हाथ में ले लेगी। तो इस एक छोटा सा क्षेत्र जो है वो मैसूर के शासक के नाम पर छोड़ दिया गया और इनडायरेक्ट रूप से कंपनी ने वहाँ पर अपने शासन की स्थापना कर ली। टीपू के जो बेटे थे उनको पेंशन देकर वेलूर भेज दिया गया था और इस युद्ध में चूँकि टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इस तरह से 4 अंग्रेज़ मैसूर संघर्ष हुए और किस तरह से मैसूर के राज्य का पतन जो अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया। थैंक यू।